Okay, so in the last video we covered up to this point regarding the charge concept and some of its oddities or properties. Now moving on to the next property. ठीक है? Okay, चार्ज एंड मास में ना बहुत डिफरेंसेस है. ठीक है, ये बात बहुत सारे बुक्स में एम्फोसाइज की जाती है एंड यू आर ऑफन आस्क्ड दिस पर्टिकुलर थिंग कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड चार्ज, काइंडली हाईलाइट. सो अभी लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया दैट इज वन ऑफ द डिफरेंसेस. मास इज ओनली वन वेराइटी, पॉजिटिव मास. चार्जेस हैव टू वेराइटीज, राइट? मास explains gravitational interaction, charge is brought to explain electromagnetic interactions. Okay, moving on to the next property. This is also a difference between mass and charge. क्या है? mass ना एक reference frame के ऊपर dependent property है. ठीक है, you might have heard about this particular thing that mass has a relation with velocity. Okay, let me first phrase it properly. हम लोग ऐसा कहते हैं कि मास जो है वो रिलेटिविस्टिक प्रॉपर्टी है, इट डिपेंड्स ऑन रिलेटिव स्पीड, एंड चार्ज इज अ रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट. सो प्रॉपर स्टेटमेंट ये लिख सकते हो, अनलाइक मास चार्ज इज अ रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट. ओके, व्हाट डज दिस रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट मीन? कीवर्ड क्लियर रखना, whenever you write use keywords. Relativistic means dependent on relative speed या something related to relative speed या reference frame. Invariant मतलब which does not depend. ठीक है, सो इवन इफ यू चेंज योर रेफरेंस फ्रेम, इवन इफ योर ऑब्जर्वर चेंजेस आइडेंटिटी, ठीक है, ऑल ऑब्जर्वर्स विल नोटिस द सेम वैल्यू ऑफ चार्ज. ठीक है, अब इसमें इतना नया क्या है या इसको एक अलग प्रॉपर्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी सर? तो एक बार हम लोग चार्ज को अभी साइड में रख के लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी. तो जरा फॉलो कीजिएगा आप लोग. क्लास 11 में वन ऑफ द मेन आइडियाज वाज एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, राइट? वो भी तो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था. तो जस्ट थिंक अबाउट काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता ही है, हाफ mv². अच्छा, आप खुद सोचो, इफ आई आस्क यू, अच्छे से सुनिएगा, इफ आई आस्क यू दैट एक पर्टिकुलर मास का जो काइनेटिक एनर्जी है, इज इट सेम एज सीन बाय डिफरेंट ऑब्जर्वर्स? Will different observers see the same kinetic energy possessed by the particle? Will they? No, they won't. Even in classical physics, न्यूटोनियन फिजिक्स में ही अगर एक ऑब्जर्वर है जिसके रेस्पेक्ट में m मूव करे विथ स्पीड v1, लेट्स से, ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वर है जो खुद v1 से जा रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, v1, उसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड कितना होगा? 0 ना. मतलब वी नो कि जो v होता है, जो स्पीड होता है, दैट इज अ प्रॉपर्टी डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जर्वर ऑल्सो, ऑन द रेफरेंस फ्रेम. सो डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वर, डिपेंडिंग अपॉन द रेफरेंस फ्रेम, द स्पीड वुड चेंज, द ऑब्जर्व्ड स्पीड वुड चेंज, एंड हेंस द काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो चेंज. ठीक ना? तो काइनेटिक एनर्जी ऐसा एक प्रॉपर्टी है, इन अदर वर्ड्स एनर्जी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि रेफरेंस फ्रेम के ऊपर डिपेंडेंट है या रिलेटिव स्पीड के ऊपर डिपेंडेंट है, मैं ऐसा कह सकता हूं. सो एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन रिलेटिव स्पीड. एनर्जी डिपेंड करता है. ठीक है, सेम तरह से मास भी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो रिलेटिव स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है या रेफरेंस फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है. अब न्यूटोनियन फिजिक्स में ये उतना मैटर नहीं करता क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग बहुत कम स्पीड में मूव करते हैं कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है, तो थोड़ा आपको यहाँ पे एक जीके टाइप चीज़ जान लेना पड़ेगा. इसका डेरिवेशन, इसका प्रॉपर आइडिया आपको धीरे धीरे पता चलेगा. बट अभी आप लोग जस्ट जानो, नो दिस थिंग कि मास के साथ ना आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पता चला था कि मास का एक रिलेशन है, एक डिपेंडेंस है विद स्पीड. अभी फिलहाल इस फोटो को आप साइड में रखो. हाँ, आई विल टॉक अबाउट दिस पिक्चर, ठीक है, लेटर. तो मास का स्पीड के साथ एक ऐसा रिलेशन होता है. नाउ व्हाट इज दिस आइडिया? ऐसा हुआ, आइंस्टाइन ने ये प्रूफ डिराइव किया एंड बाद में लोगों ने वेरीफाई किया थ्रू एक्सपेरिमेंट्स कि लेट्स से एक पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल लाइक एन इलेक्ट्रॉन. वो इलेक्ट्रॉन अगर हमारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, हमारे रेस्पेक्ट में अगर रेस्ट पे है, तब उसका मास m0 है. ठीक है, सो दिस m0 इज अ मास ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू मी. इनफैक्ट इसको कहते हैं रेस्ट मास. तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नहीं, एवरी पार्टिकल, एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ रेस्ट मास. द मास एज सीन बाय मस और एज मेजर्ड बाय अस व्हेन इट इज एट रिलेटिव रेस्ट. सीन तो नहीं होता, हम मास तो मेजर करते हैं इनडायरेक्टली. तो अगर आप मेजर किए तो आपको मास m0 मिलेगा. लेकिन लेट्स से आपके रेफरेंस फ्रेम में, आपके लैब के रेफरेंस फ्रेम में, दैट पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग विद अ स्पीड v.
वही इलेक्ट्रॉन अब मूव करने लगा. तो आइंस्टाइन सेड कि इफ द पार्टिकल नाउ स्टार्ट्स मूविंग एट अ स्पीड v, नाउ यू फाइंड दैट मास इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, दिस एंटायर एक्सप्रेशन. अब मास m हो जाएगा, नॉट m नॉट. तो m नॉट वॉज द रेस्ट मास एंड m इज द मास व्हेन द पार्टिकल हैज अ रिलेटिव स्पीड ऑफ v. तो दिस वॉज शॉकिंग, बट आपको बस ये रिजल्ट जानना है कि ऐसा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में. अब प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग को क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि हमारे डेली लाइफ का बात करूं, ठीक है, डेली लाइफ का बात करूं तो हमारा जो स्पीड है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट. जो सी है ये स्पीड ऑफ लाइट है, उससे काफी कम है. तो इट्स सिंपल लॉजिक बनता है ना, इफ v इज वेरी वेरी लेस देन c देन दिस फैक्टर v स्क्वायर बाय c स्क्वायर विल बी वेरी वेरी लेस देन 1, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. तो इसको इग्नोर कर दो. इफ यू इग्नोर इट तो m एंड m नॉट क्या आ जाएंगे? ऑलमोस्ट सेम. सो प्रैक्टिकल लाइफ में रेस्ट पे आपका जो मास है, अगर आप मूव करने लगो तब भी मास क्या है? सेम ही है. सो इन प्रैक्टिकल भी नहीं बोलना चाहिए, आई शुड से मेजोरिटी ऑफ केसेस इन प्रैक्टिकल लाइफ. ठीक है, मेजोरिटी ऑफ केसेस इन प्रैक्टिकल लाइफ न्यूटोनियन फिजिक्स में या क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग ऐसा देखते हैं कि अगर कोई बॉडी मूव करे भी तब मास उसका नहीं बदलता है. ठीक है, हम लोग मास को कांस्टेंट मानते हैं. बट इन रिलेटिविस्टिक फिजिक्स या प्रैक्टिकल लाइफ में कोई पार्टिकल अगर हाई स्पीड में जाने लगे, इफ वी स्टार्ट्स बिकमिंग कंपेरेबल टू सी, नॉट इक्वल बट स्लाइटली स्मॉल बट कंपेरेबल, तब हमको दोनों में डिफरेंस मिलेगा एंड दैट डिफरेंस माइट बी सिग्निफिकेंट. ओके, ठीक है, तो ये बस जान के रखना. तो एक्चुअली आप थोड़े एग्जाम्पल्स अगेन पढ़ना. देर आर मेनी लाइक क्या बताऊँ, चेम्बर्स, आई शुड से, एक्चुअली चेम्बर्स नहीं बोलना चाहिए, आई शुड सेइंग देयर आर मेनी पार्टिकल एक्सेलरेटर्स. ठीक है, ऐसे बड़े बड़े लैब है जहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल को लेके हम लोग उसको ना एक्सेलरेट करवाते हैं और उसको गोल गोल घुमाते रहते हैं. ठीक है, अंटिल दे रीच वेरी हाई स्पीड. ऑब्वियसली इतना सिंपल यहाँ पे नहीं हो रहा है. ये पिक्चर मैंने इसीलिए डाला है. ठीक है, आई डोंट एग्जैक्टली रिकॉल कि ये पिक्चर किसका है, बट आई जस्ट पिक्ड इट अप टू emphasize, to like show you the example that हम लोग के अर्थ पे, ठीक है, हर कंट्री, ऑलमोस्ट सम कंट्रीज हैव लार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर्स. ये शायद मैंने CERN का लिया है. CERN के पास भी ऐसा है. CERN इज एन ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोप. ठीक है, उन लोग का एक है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर. ठीक है, इंडिया के पास भी वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन है. ठीक है, साइक्लोट्रॉन इज अनदर सच लाइक डिवाइस जहाँ पे आप चार्जेस को एक्सेलरेट करके हाई स्पीड में पहुँचा सकते हो. सो many countries in research domain, they often do this. They take a charged particle and accelerate them to very high speed. ठीक है, और तब उन लोगों ने ऑब्जर्व करता है कि जब वो पार्टिकल हाई स्पीड में चला जाता है तब अगर तुम किसी तरह से उसका मास मेजर किए, यूजिंग सम ऑब्जर्वेशंस यू ट्राई टू मेजर इट्स मास, यू वुड फाइंड कि मास m नॉट से बदल चुका है. जो पहले था by that time it has changed. ठीक है, तो this kind of weird thing happens. ठीक है, ओके, अच्छा, जस्ट ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ थोड़ा. ये जो मैंने दिखाया है, जो फोटो लिया, दिस अ रियल फोटो ऑब्वियसली. ठीक है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का लिया है वो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर या CERN, जिसका भी लिया है, तुम एक बार जस्ट सोचो कि वो लोग कितने बड़े रीजन में एक्सपेरिमेंट करते हैं. ठीक है, मतलब ये जो छोटे छोटे लोकेशंस है, दोज माइट बी एन इंडिविजुअल ट्रक और अ व्हीकल, बड़े बड़े व्हीकल्स. तो ज़रा सोचो कि एक्चुअली वो कितने बड़े रीजन में स्प्रेड आउट है. एंड उतने बड़े रीजन में वो लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं एंड दे लाइक डिस्कवर मेनी डिफरेंट थिंग्स. रिसेंटली लास्ट फ्यू ईयर्स में देयर वाज अ डिस्कवरी ऑफ हिग्स बोसॉन गॉड पार्टिकल. प्रोबेबली आप लोगों में किसी ने सुना होगा. तो वो लोग यही रिसर्च करके, एक्सपेरिमेंट्स करके निकालते हैं. तो वेरी इंटरेस्टिंग. पढ़ाई करोगे तो जाने का मौका मिलेगा, आप फर्स्ट हैंड कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर पाओगे. चलो कोई नहीं. तो जो भी है, इसलिए कहता है कि मास इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन रिलेटिव स्पीड, या मास इज अ रिलेटिविस्टिक प्रॉपर्टी. ठीक है, इन शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैंने यहाँ पे वो लिख दिया है कि m नॉट इज अ रेस्ट मास एंड m इज अ मास एट स्पीड v. नाउ यूड नोटिस कि इस चीज़ को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, ये तो एक फंक्शन ऑफ वेलोसिटी हुआ ना. v इज अ वेलोसिटी ऑफ द करेंट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, m नॉट रेस्ट मास था एंड c तो कॉन्स्टेंट है. इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चार्ज के लिए ऐसा कोई रिलेशन नहीं है. चार्ज डज नॉट ओबे एनी सच रिलेशन और एनी सच फंक्शन ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव स्पीड. ठीक है, चार्ज जो प्रॉपर्टी है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता. एंड इसीलिए इसको कहते हैं रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट.
इनवेरिएंट मतलब जो वैरी नहीं करता है विथ रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन चार्ज एंड मास, गॉट इट, दिमाग में रखना। बढ़िया। यहाँ पे तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या पढ़े, मास कैन डिपेंड ऑन स्पीड और रेफरेंस फ्रेम, एनर्जी कैन डिपेंड ऑन स्पीड ऑन ऑब्जर्वर एंड रेफरेंस फ्रेम, बट चार्ज डिपेंड नहीं करता है। तो इवन इफ यू टेक एन इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेलरेट इट टू हाई स्पीड, उसका चार्ज लेकिन सेम ही रहेगा, चार्ज प्रॉपर्टी इज नॉट गोइंग टू चेंज, गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाते हैं, ये चीज वी आर टॉकिंग अबाउट कंजर्वेशन, ठीक है। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। तो दिस इज अगेन अ मेजर डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। मास का फिजिक्स में कोई कंजर्वेशन नहीं होता है, याद होगा, बिकॉज मास कहता है इट इज अगेन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ बॉटल्ड अप एनर्जी। सो मास कंजर्वेशन बोल के फिजिक्स में कुछ नहीं होता, रादर क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन में हम लोग मास को भी अकाउंट में ले लेते हैं लेटर ऑन इन न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। फिलहाल के लिए जान के रखो कि देयर इज अनदर डिफरेंस, चार्ज हैज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन। आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई कर सकते हो फिजिक्स में, ठीक है, बट मास के लिए नहीं होता। ऑब्वियसली हर कंजर्वेशन लॉ के लिए एक छोटा सा कंडीशन होता है। कोई भी, आप, मुझे पता है कभी भी कंजर्वेशन लॉ कोई पूछे ना तो हमेशा बच्चों के दिमाग में आता है सर इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल, बट अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड, इनिशियल इक्वल टू फाइनल वही तो कंजर्वेशन का मीनिंग है, बट अंडर व्हाट कंडीशन। कंजर्वेशन लॉज के भी कंडीशंस होते हैं। तो कंजर्वेशन लॉ का कंडीशन क्या है, द सिस्टम मस्ट बी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड और इंसुलेटेड। अभी ये उतना मैटर नहीं करेगा, बट व्हेन यू टेक अप सर्किट्स, जब कैपेसिटर सर्किट स्टडी करेंगे तब देखेंगे ये बहुत मैटर करता है। ओनली ऑन एन आइसोलेटेड या इंसुलेटेड सिस्टम कैन यू कंजर्व द टोटल चार्ज, ठीक है। टोटल चार्ज आप कंजर्व कर सकते हो, आप बोल सकते हो टोटल चार्ज इनिशियली एंड टोटल चार्ज फाइनली सेम है, ठीक है। तो वेरी सिली सा स्टेटमेंट, ठीक है। हाउएवर नाउ देयर इज अ मेजर डिफरेंस, ठीक है, मैंने मेजर लाइक डिफरेंस तो नहीं बोलूँगा, मतलब क्लास 10 से ये डिफरेंस है। क्लास 10 में बस इतना ही रहता है कि हाँ चार्ज इज कंजर्व्ड। हाई स्कूल में तुमको एक एक्स्ट्रा चीज़ जानना पड़ता है, तो फॉलो करना, सॉरी। अच्छा, मैंने यहाँ पे बोल दिया है कि मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो उसका कोई कंजर्वेशन लॉ नहीं होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्वल्स टू mc²। तो यू कैन कॉपी दैट इफ यू वांट। मूविंग ऑन, रिसेंट टाइम्स में अगेन मॉडर्न फिजिक्स में पीपल डिस्कवर्ड सम न्यू लाइक थिंग्स। लोगों ने डिस्कवर किया कि भाई टोटल चार्ज कंजर्व्ड रहता है, नो डाउट, बट इंडिविजुअल चार्जेस कैन बी क्रिएटेड एंड दे कैन बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। आई रिपीट दिस थिंग। देखना, बचपन में हम लोग बहुत बार बच्चे को पूछो तो बच्चों को लगता है कि सर कंजर्वेशन अगर आप बोल रहे हो कि समथिंग इज रिमेनिंग कंजर्व्ड, तो वी कैन ऑल्सो से दैट इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। बट चार्ज में ना, चार्ज प्रॉपर्टी कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट ऑलवेज इन पेयर्स, ठीक है। तो चार्ज प्रॉपर्टी में प्रोडक्शन पॉसिबल है, क्रिएशन पॉसिबल है, ठीक है। किस सेंस में, ठीक है, अच्छे सुनिएगा। ये नहीं कि टोटल चार्ज कैन बी क्रिएटेड, टोटल चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, कहते हैं कि सपोज आपने, अच्छा ये मैंने बस ऐसे लिख दिया, चार्ज कैन नॉट बी कंजर्व्ड, हाँ, अच्छा नहीं, वेट पार्डन, ये जो मैंने लिखा है मैं इस सेंस में लिखा है चार्ज कैन नॉट बी कन्वर्टेड, हाँ, ये कंजर्व नहीं, कन्वर्टेड मैंने मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बट चार्ज हैज नो कन्वर्शन इनटू एनर्जी। इनफैक्ट चार्ज खुद में एक सेपरेट फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तो आप उसको चार्ज एनर्जी में कन्वर्शन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। चार्ज के कारण एनर्जी प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं सिस्टम्स, पोटेंशियल एनर्जी, बट चार्ज खुद एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है, अनलाइक मास, ठीक है। तो ये और एक डिफरेंस है, यू कैन नोट इट डाउन कि चार्ज कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू एनर्जी अनलाइक मास, ठीक है। नाउ जो मैं बोल रहा था, मॉडर्न टाइम्स पे देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब मॉडर्न मतलब ये नहीं कि 5 साल पहले, अब 70-80 ईयर्स ले लो, ठीक है, और अ सेंचुरी। सो पीपल डिस्कवर्ड दैट सपोज आई हैव एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक बॉक्स है, आइसोलेटेड है, ठीक है, बाहर के साथ किसी के साथ कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, एंड टी इक्वल्स टू 0 पे उस पर कुछ चार्जेस हैं, +C एंड -C, ठीक है। टी इक्वल्स टू 0 पे इनिशियली, लेट्स से थ्रू सम एक्सपेरिमेंट आई एम एबल टू सी दिस चार्जेस, तो नेट चार्ज कितना हुआ, E, ठीक है। अब सिस्टम आइसोलेटेड है तो बाहर से ना कोई चार्ज आ सकता है ना बाहर कोई चार्ज जा सकता है। सिस्टम को प्रॉपर्ली मैंने इंसुलेट करके रखा है।
तो अगर मैं कुछ देर बाद नोटिस करूं तो सिस्टम में क्या रहेगा, आफ्टर सम टाइम टी नॉट सिस्टम में अभी भी नेट चार्ज सेम रहना चाहिए, नो डिनाइंग दैट, नेट चार्ज स्टिल रिमेन्स सेम, वो पार्टिकल्स जो पहले थे वो अभी भी है. बट अ न्यू फेनोमेना कैन ऑल्सो हैपन. क्या? यू माइट सी दैट टू न्यू पार्टिकल्स हैव बीन क्रिएटेड. Two new particles have been created or they have appeared such that net charge still remains C. Net charge को फर्क नहीं पड़ा, net charge अभी भी E रहा. So net charge is still conserved, but some particles might have been created. ठीक है, अब ये कैसे पॉसिबल है सर? Some new charge particles कैसे अराइव कर जा रहे हैं? ठीक है, तो इसके लिए पूरा पार्टिकल फिजिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा कि हाउ इज इट पॉसिबल. बट अभी आपको एग्जाम्पल्स जानने कि ऐसा होता है. ठीक है, तो यहाँ पे तुमको ये आइडिया दिमाग में रखना पड़ेगा कि चार्ज पार्टिकल्स माइट बी क्रिएटेड एंड दे माइट ऑल्सो डिस्ट्रॉय ईच अदर. ये दोनों हो सकता है खत्म हो जाए नेक्स्ट टाइम, फिर मैं अगर थोड़ी देर बाद देखा तो मुझे हो सकता है ये दोनों ही ना मिले. ठीक है, बस ये 3 पार्टिकल से मिले, तो दे कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय ईच अदर. ठीक है, बट नेट चार्ज विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड. अब यहाँ पे हुआ कैसे, मैं बस डिस्कस कर दे रहा हूँ. देयर आर 2 पॉपुलर एग्जाम्पल्स. एक एग्जाम्पल होता है रेडियो एक्टिविटी में बीटा डीके. बस हल्का फुल्का जान लो. रेडियो एक्टिविटी के चैप्टर में या न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी में सुने तो हो गए आप लोग नाम. बीटा डीके बोल के एक रिएक्शन होता है जहां पे एक न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल है, न्यूट्रल, नो चार्ज, इट काइंड ऑफ गेट्स कन्वर्टेड, ठीक है, इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं बोलना चाहिए, इनटू डिफरेंट सेपरेट पार्टिकल्स, वन ऑफ विच इज अ प्रोटॉन एंड द अदर विच इज एन इलेक्ट्रॉन, एंड देयर इज अ थर्ड पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो, ऐसा आता है. ठीक है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में और एक पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है. अब यहाँ पे टेक्निकली मुझे कन्वर्ट नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये सुनते ही ना बहुत लोग सोचने लगते हैं कि सर तब इसका मतलब न्यूट्रॉन के अंदर प्रोटॉन घुस के बैठा हुआ था. नहीं, घुस के बैठा हुआ नहीं था, इट वॉज नॉट कंटेनिंग देम. उस मोमेंट पर स्पॉन्टेनियसली, क्या बताऊँ, आई हैव टू यूज द वर्ड कन्वर्ट. ठीक है, वो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ इंटू कंप्लीटली न्यू टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैविंग अ प्लस सी एंड अ माइनस सी. So I see that net charge remains zero obviously. ठीक है, रिएक्शन के बाद भी नेट कितना रहा, 0 रहा, but 2 new particles have been separately created. So beta decay is a good example of charge creation but always in equal and opposite pairs. There is another example, ठीक है, of particle anti-particle या matter anti-matter. वही मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है. नाउ ये जो ऊपर के डायग्राम में सोचो, T0 टाइम के अंदर ये हुआ कैसे. तो साइंटिस्ट लोगों ने रियलाइज किया कि देयर आर सम एक्सपेरिमेंट्स वेयर अ वेरी एनर्जेटिक फोटोन कम्स फ्रॉम आउटसाइड. एक फोटोन आया, एनर्जेटिक फोटोन का तो कोई चार्ज नहीं होता है, तो लेट्स से इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री. ठीक है, ये जो बाउंड्री था दैट ओनली प्रिवेंट्स एनी चार्ज फ्रॉम कमिंग इनसाइड और गोइंग आउटसाइड. लेकिन फोटोन तो भाई उसका कोई चार्ज नहीं होता, तो लेट्स से फोटोन एंटर किया एंड कुछ यहाँ पे हुआ जिसके कारण इट कन्वर्ट्स, दैट फोटोन नाउ कन्वर्ट्स or photon produces a particle antiparticle pair. Out of nowhere this photon now converts or creates a particle antiparticle pair. यहाँ पे जो मैंने प्लस सी और माइनस सी लिखा है ना, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है. एक इलेक्ट्रॉन है, दिस ब्लू वन, दूसरा वाला एक नया टाइप ऑफ पार्टिकल है. इट्स अ कंप्लीटली न्यू टाइप ऑफ पार्टिकल कॉल्ड एंटी इलेक्ट्रॉन. उसका एक छोटा नाम होता है पॉजिट्रॉन. तो इसको मैटर एंटी मैटर कहते हैं. मैटर एंटी मैटर पार्टिकल्स का एक खास बात होती है कि उनका एक प्रॉपर्टी, सब प्रॉपर्टी सेम होता है बट एक कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है. एंड इफ दोज पार्टिकल्स एक्चुअली कम टुगेदर, मतलब नेक्स्ट टाइम अगर ये दोनों पास में आ गए, इफ दे कम इन कॉन्टैक्ट, अगेन एक रिएक्शन होगा एंड इट विल गो अप इन एनर्जी. मतलब दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, दे विल एनाइलेट ईच अदर एंड गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. ऐसा भी पॉसिबल है. गॉट इट. तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि एन एनर्जेटिक फोटोन में गिव राइज टू अ पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर. गॉट इट. ऐसा होता है. इस प्रोसेस को एक्चुअली कहते हैं पेयर प्रोडक्शन. इसका उल्टा भी होता है जिसको कहते हैं एनाइलेशन. एनाइलेट मतलब खत्म कर देना. ठीक है, सो यू विल लर्न मोर अबाउट दिस व्हेन यू टेक अप पार्टिकल फिजिक्स इन कॉलेज इफ एवर. ठीक है, तब पढ़ोगे. तो मैंने बहुत लूजली ये आइडिया दिया मेनली ये समझाने के लिए कि नेट चार्ज नेवर चेंजेस, लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल्स में गेट क्रिएटेड. ठीक है, ओके, और डिस्ट्रॉयड. अच्छा, मैंने यहाँ पे ना हाईलाइट कर दिया शायद. पार्टिकल एंटी पार्टिकल में एक इलेक्ट्रॉन है एंड दूसरा है एंटी इलेक्ट्रॉन जिसका शॉर्ट नाम है पॉजिट्रॉन. दोनों का मास सेम होता है बट चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट होता है. गॉट इट.
ठीक है, और मैंने शायद ये भी लिख के रखा है, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, जो मैंने बोला उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आप लोग थोड़ा कॉपी करके काम कर पाओ, ठीक है। तो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। तो इसमें इतना कुछ जानने के लिए है। बाकी पार्ट के लिए मैं और एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, दैट विल बी द लास्ट फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है, ओके, एंड देन विल टेक अप कूलम्स लॉ। तो इस चार्ज के में जितना डिस्कशन है मैं उसके लिए मल्टीपल वीडियोस इसीलिए बना रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, सो दैट यू कैन टेक इन स्मॉल चंक्स, ठीक है, आप भी हजम कर पाओ एंड देन यू कैन लाइक रिवाइज इट। तो कीप टेकिंग नोट्स, गो थ्रू बुक्स, रीड थियोरी। ये स्टार्टिंग वाले पार्ट में बस थियोरी है, कूलम्स लॉ ऑनवर्ड्स हम लोग के अच्छे खासे लॉजिकल न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होंगे। गॉट इट? ओके।